अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज अमर उजाला अखबार में एक खबर छपी है जिसका मजमून ये है कि जो विधानसभा भवन है धर्मशाला तपोवन में, उसमें माननीयों के लिए जो कुर्सियां लगी हैं उन्हें दीमक चाटने शुरू हो चुका है। और इस खबर को सामने लाए अमर उजाला के ही पत्रकार प्रवीण प्रकाश कुमार। प्रवीण जितने जहीन महीन सोच के पत्रकार हैं, उतना ही इस खबर में बड़ी एक कहें कि गहनता के साथ उन्होंने कई सवाल बिना कुछ कहे छोड़ दिए हैं। उन सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये छूटा है कि क्या हकीकत में जो दीमक है वो माननीयों के लिए जो 68 कुर्सियां रखी गई हैं उन्हीं में लगी है, या फिर कहीं और भी उस दीमक ने काम करना शुरू कर दिया है। तो हकीकत ये नजर आती है कि जो दीमक है ये भले ही शरेआम खुले तौर पर नजर आ रही हो कुर्सियों में, लेकिन असल में ये जो दीमक है वो प्रदेश के भीतर बहुत सारे अन्य जो मसले हैं उनमें भी लगी हुई नजर आने शुरू हो चुकी है। दरअसल साल 2006 में इस विधानसभा भवन का जो निर्माण है वो सिर्फ 6 महीनों में हुआ था। उस दौर का मैं भी गवाह हूं, क्योंकि उस दौर में वीरभद्र सिंह ने इस जो भवन है इसके निर्माण कार्य के लिए एक टारगेट दिया था विभागों को कि 6 महीने के भीतर इसे चालू कीजिए, और फिर जो शीतकालीन सत्र है वो भी धर्मशाला में ही होगा। एक स्ट्रिक्ट जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स कहते हैं वो यहाँ पर वीरभद्र सिंह की देखने में आई थी। और मैं खुद इस बात का गवाह रहा हूं कि उस दौर में एक रात ऐसी भी थी जो उस वक्त पीडब्ल्यूडी के ईएनसी थे, वो खुद जो बहुत बड़े शूज होते हैं लेबरर्स के, वो पहनकर जो राजमिस्त्री अंदर काम कर रहे थे उन्हें ईंटें पकड़वा रहे थे। यानी एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, इसका मैंने पहले जिक्र किया, एक दृढ़ इच्छा शक्ति वो तब उस दौर में यहां पर देखने में सामने आई थी। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि इस बीच 2006 से लेकर 2024 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि वो जो दृढ़ इच्छा शक्ति नेताओं में होती है वो नजर आनी बंद हो गई। साल 2006 में इसके निर्माण की जो लागत रही थी वो करीबन 7 करोड़ रुपए के करीब रही थी, और तब ही ये सवाल उठने शुरू हो गए थे कि इस भवन की जरूरत क्या है। और वक्त जिस तरह से लंबा खिंचता गया, इस भवन के लिए सवाल भी लंबे खिंचते हुए चले गए। कोई इसकी पैरवी करते हुए ये कहने लगा कि यहाँ पर इसे कहीं और उपयोग में लाया जाए, क्योंकि ये सफेद हाथी है, और जिस विधानसभा भवन में विधान की बात होती है वहां पर सफेद हाथी जैसे शब्द यहाँ पर इस एक जो रिस्पेक्टेड जगह है, जो सम्माननीय जगह है, वहां के लिए गूंजने शुरू हो गए। खैर, अब जो ताजा बवाल है वो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट पे है, जो इसके मेंटेनेंस पर खर्चे होते हैं उसके लिए है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तो ये बनता है कि जो नेता इसके लिए जिम्मेदार है उनके लिए कौन कुछ आवाज उठाता हुआ नजर आता है? कभी नहीं, कोई नजर नहीं आता। मैं शुरुआती दौर के 2 मुख्यमंत्रियों की बात करूंगा, वीरभद्र सिंह और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल। वीरभद्र सिंह का इस भवन के लिए ये एक उद्देश्य था कि ये भवन जो वो अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल की बात होती है उसमें पड़ी खाई को पाट कर रख दे। यानी अगर शिमला में विधानसभा चलती है तो वही विधानसभा धर्मशाला में भी चले। और वीरभद्र सिंह के दौर में ये बात भी कही जाती थी कि हो सकता है कि जो इसके चंद दिनों का एक कार्यकाल रहता है या फिर सदन चलता है चंद दिनों के लिए, उसे लंबा किया जाए। ठीक उसके बाद प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की बात करूंगा। धूमल साहब ने सत्ता ग्रहण की। धूमल साहब जब यहाँ पर आया करते थे तो बाकायदा एक जिस तरह से वीरभद्र सिंह के वक्त में रौनकें रहा करती थी, लोगों के साथ संवाद रहा करता था, उस तरह का संवाद चलता रहा। प्रोफेसर धूमल दिन में जो अपना वक्त था उसे विधानसभा में, और शाम को वो पहले धर्मशाला में ही बने मिनी सचिवालय में बैठकर बिताया करते थे, लोगों से संवाद किया करते थे। यही आलम वीरभद्र सिंह का भी था। तो इसके बाद वीरभद्र सिंह का निधन हो गया और प्रोफेसर धूमल सत्ता से बाहर कर दिए गए या फिर बाहर हो गए। लेकिन इसके साथ वो संभावनाएं भी एक तरह से सामाजिक क्षेत्र से बाहर हो गई जिसके लिए इस भवन का निर्माण हुआ था।
सफेद हाथी किसके लिए कहा गया? सफेद हाथी इसलिए कहा गया कि एक तो साल भर इसका कोई उपयोग नहीं होता है, और जब सरकार यहां मूव करती है तब एक तरह से बहुत सारा तमाम एक तरह से तामझाम है वो भी शिमला से धर्मशाला के लिए शिफ्ट होता है। माननीयों के लिए एक बेहतरीन कमरे, वीवीआईपी कमरे जो हैं वो सरकार की गेस्ट हाउस कहें या फिर होटल्स कहें, जहाँ पे भी मिलते हैं उनके लिए बुक कर लिए जाते हैं। और इसी तरह से जो अफसरशाही आती है, जो कर्मचारी साथ में आते हैं, उनके लिए भी रहने की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। यानी एक जो सरकारी तामझाम शिमला से धर्मशाला तक पहुँचता है उसका जिक्र होता है, और जो खर्चा उनके रहने पे, खाने पीने पे होता है वो रहता है। अब सवाल उठता है सबसे अहम, जो कि विधानसभा भवन पर नहीं बनता है, नेताओं की कार्यशैली पर बनता है, कि आप लोग 4 दिन में कितना सा संवाद जो है वो लोअर हिमाचल की जनता से कर लेते हैं। सदन के भीतर वॉकआउट एक तरह की प्रथा बन चुकी है। ना विपक्ष टिक कर बैठता है, ना सत्ता पक्ष कोई ऐसा कहें कि कोई ऐसा जलवा दिखा पाता है जिससे ये लगे कि जनता के साथ संवाद हो रहा है। यहां पर अगर ये कहा जाए कि एक 4 दिन की चांदनी होती है और साल भर के लिए अंधेरी रात आ जाती है सत्ता के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से, तो गलत नहीं होगा। लेकिन सवाल कहां उठता है? विधानसभा भवन पे। अब बात वहीं पे आ जाती है कि अगर प्रदेश के नेताओं को देखा जाए तो वो हर जगह छाती ठोक कर ये कहते हुए दिख जाते हैं कि मेरे को तो प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, मेरी तो पूरी प्रदेश स्तर की पहचान है। तो सवाल उठता है कि जब आप 68 लोग धर्मशाला आते हैं तो क्या धर्मशाला के आसपास के इलाकों में कोई आपको पहचानने वाला नहीं है? क्या कोई नेता ऐसा ऐलान करने वाला नहीं है कि अगर मैं धर्मशाला जाऊंगा तो इस बार सरकारी कमरा नहीं लूंगा, या फिर मैं किसी महंगे आला होटल में नहीं रहूंगा, मैं आम आदमी के साथ प्रवास करूंगा, आम आदमी के साथ बैठकर संवाद करूंगा, उससे बातचीत करूंगा, उसकी समस्याओं को समझूंगा। लेकिन नहीं, बात कहां पर ठहर जाती है? कि बात ठहर जाती है कि ये सफेद हाथी है और इस सफेद हाथी से छुटकारा हासिल किया जाए। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव हुआ करता है और हिमाचल में सरकार मूव, यानी फर्क साफ है। अगर श्रीनगर से जम्मू सरकार आती है तो एक लंबे अरसे तक वहां पर काम करती है, लेकिन सरकार मूव मैंने किस लिए कहा कि चंद दिनों के लिए सरकार जो है वो धर्मशाला आती है और उसके बाद सरकारों का कोई पता नहीं होता, चाहे वो सरकार आज की सुख सरकार हो या पहले की जयराम ठाकुर सरकार हो। यानी एक तरह से तमाम जो दीमक है सोच के ऊपर वो यहां पर भी लगा हुआ है, और वो जो सोच है वो जनता के प्रति है। अब बताइए कि इस बार 4 दिन का जो सत्र है यहां पर होगा, 4 दिन में कितनी सी जो चांदनी है, कितनी सी जो रोशनी है वो यहां आम आदमी तक पहुंच जाएगी, कितने से आम आदमी के साथ एक तरह से जो कम्युनिकेशन है वो सरकार यहां पर कर पाएगी। सत्ता पक्ष और पक्ष दोनों से यही एक सवाल यहां पर कॉमन रूप से बनता है। अगर शिमला की बात करें तो शिमला एक बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड शहर हो चुका है, और इस ओवरलोड का जो खामियाजा है वो बीती जो बरसात थी उसमें जब एक तबाही शिमला के ऊपर बरसी थी उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिर सवाल ये है कि 4 दिन के लिए या 6 दिन के लिए ये सत्र क्यों, ये सत्र लंबा क्यों नहीं चल सकता, या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती कि यहाँ पर लोगों को सच में एहसास हो कि सरकार आम आदमी के साथ संवाद कर रही है। शीतकालीन प्रवास वीरभद्र सिंह के दौर से यह शुरू हुआ था, बखूबी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भी इसे निभाया। आगे क्या हुआ ये आप तय कीजिएगा, और ये भी आप तय कीजिएगा कि जिस तरह से दीमक की बात आज प्रवीण प्रकाश ने की है वो दीमक इसके अलावा कहां कहां पे लगी हुई है। क्या उस कुर्सी पर यह दीमक नहीं लगी है जिसके ऊपर जो बेरोजगार है वो बैठकर अपना रोजगार कमाने की सोचेगा? क्या वो कुर्सी सेफ है? क्या उस कुर्सी के दर्शन सबको नजर आ रहे हैं? या फिर उस कुर्सी को क्या दीमक नहीं लगी है जिस कुर्सी पर बैठकर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हैं? चिट्टा एकदम से बिखरता हुआ जा रहा है प्रदेश में, अवैध खनन। क्या उसके लिए जो सोच चाहिए, उसके लिए जो मजबूत कुर्सी चाहिए, उसमें दीमक नहीं लगी है क्या? लेकिन कहा जा सकता है कि हमें सवाल पूछने की आदत नहीं है। सवाल पूछने की आदत तो डालनी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम किसके लिए है? आम आदमी के लिए। सत्ता कौन देता है? आम आदमी। और फिर आम आदमी के हिस्से में क्या आता है? दीमक। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।
भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।